कैपिटल स्ट्रक्चर है क्या? कैपिटल स्ट्रक्चर में इट रेफर टू प्रोपोर्शन ऑफ द डेब्ट एंड इक्विटी यूज्ड ऑफ फाइनेंसिंग बिजनेस ऑपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस आर द क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। एक आता है ओनर फंड, जिसमें ओनर फंड में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और हमारे डेब्ट आते हैं, और दूसरा आता है हमारा बोरोड फंड, जिसमें बैंक से लोन लेते हैं या फिर हम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या डिवेंचर्स या पब्लिक से लेते हैं पैसा। तो यहाँ पे आप समझते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर, देखो कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं कंपनी की जो बैलेंस शीट में कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या है। कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर में दो ही चीजें होती हैं, या तो शेयर्स होंगे या फिर डेब्ट होंगे। शेयर्स और डेब्ट को मिला के बनता है कैपिटल स्ट्रक्चर। शेयर्स में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर आते हैं और रिटेन अर्निंग आ गई। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और आपका रिटेन अर्निंग ये भी आ जाते हैं हमारे ओनर्स फंड में। इसके बाद आता है हमारा बोरोड फंड। बोरोड फंड को हम क्या करते हैं, पब्लिक से पैसा लेते हैं, डिवेंचर्स के रूप में बैंक से लोन लेते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं। इसमें हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इसका एक न्यूमेरिकल एग्जाम में बहुत आता है, तो उसको न्यूमेरिकल को मैं यहाँ समझा रहा हूँ। सपोज एक एक्स कंपनी है, वो पैसा चाहिए, उसे पैसे की जरूरत है और वो उसके पास कई सारी स्कीम्स हैं। प्रेजेंट टाइम का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसके पास 30 लाख का कैपिटल स्ट्रक्चर है, जिसमें डिवेंचर को वो इंटरेस्ट देता है 10%, फेस वैल्यू इक्विटी शेयर की 10 रुपए की एक है, टैक्स रेट 30% देना होता है, और ईबीएस जो हमारी है वो ईबीआईटी है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो दिया हुआ है वो 4 लाख रुपए है। अब कंपनी को पैसा और चाहिए, कंपनी को मान लेते हैं 30 लाख की और जरूरत है, 30 लाख की जरूरत है, उसके कैपिटल स्ट्रक्चर में उसने कुछ डेब्ट को रखा, इक्विटी रखा। वो आपसे चाहता है, डिस्कस करना चाहता है भाई कौन सा प्लान सबसे बेस्ट है, सिचुएशन 1 या सिचुएशन 2 या सिचुएशन 3। तो ये न्यूमेरिकल्स के रूप में बहुत आता है। तो सिचुएशन आपके पास 3 देखने के लिए मिली, जैसे डेब्ट है, डेब्ट में निल है आपका, और इक्विटी शेयर आपका कितने हैं 30 लाख। सेकंड सिचुएशन कहती है डेब्ट 10 लाख के हैं, इक्विटी शेयर 20 लाख के हैं। थर्ड सिचुएशन देखोगे तो डेब्ट 20 लाख के हैं और इक्विटी शेयर 10 लाख की। अब आपको देखो कौन सा प्लान सबसे बेस्ट रहता है। अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है तो आपको डेब्ट की ओर शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि डेब्ट में क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर को ज्यादा इनकम होती है। सर कैसे? अब आपको देखो एग्जांपल देते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो हमारी ईबीआईटी कितनी है 4 लाख, सपोज दैट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हम कितना कमा रहे हैं 4 लाख कमा रहे हैं। तो 4 लाख में हमारी सिचुएशन क्या आएगी, टोटल फंड्स हमारे पास पहले कितने हैं, पुराने फंड कितने हैं 30-30 लाख के। नया फंड जो हमें चाहिए इक्विटी, पहले वाले में हमने अगर सिचुएशन प्लान 1 लेते हैं तो उसमें हमने इक्विटी रखी 30 लाख की और डेब्ट रखे 0। फिर अगली सिचुएशन में 30-30 लाख तो कॉमन ही है सब में, ये जो पुराना स्ट्रक्चर 30 लाख का है ये तो कॉमन हो गया तीनों सिचुएशन में। नए प्लान के हिसाब से हमने 20 लाख रखे इक्विटी शेयर में, 10 लाख के डिवेंचर्स रखे। तीसरे प्लान में हमने क्या करा, 10 लाख इक्विटी शेयर से लिया और 20 लाख डिवेंचर। कौन सा प्लान हमारे लिए बेहतरीन रहेगा अब आप यहाँ देखें। अब ये 3 प्लान है हमारे पास, 3 प्लान में हमारे लिए बेस्ट सिचुएशन कौन सी है। अब हमें ये देखना है, कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि शेयर होल्डर आप जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर उस सिचुएशन की ओर रुख करेंगे जहां पे उनको सबसे ज्यादा अर्निंग हो रही है। अर्निंग कब होगी, जब आपके पास डिवेंचरों को आप ज्यादा दोगे, डिवेंचर्स आपके पास ज्यादा होंगे, इक्विटी शेयर आपके पास कम होंगे। तो इक्विटी शेयर जब कम होंगे तो उनको मुनाफा भी ज्यादा मिलेगा, शेयर भी ज्यादा मिलेगा। मान लेते हैं यार आप पार्टी कर रहे हैं और आपको 4 पिज्जा हैं और 4 ही लोग हैं, तो एक एक पिज्जा सबको मिल गया, खुश हो गए सब। लेकिन अगर 8 लोग आ गए तो पिज्जा कितना हो गए, हाफ, और 16 लोग आ गए तो चौथाई हिस्सा आ जाएगा। तो भैया जितने ज्यादा शेयर होल्डर होंगे उतनी अर्निंग हमारी कम होगी। तो शेयर होल्डर अधिकतर उस प्लान को ज्यादा पसंद करते हैं जिस प्लान में हमारे अर्निंग ज्यादा होती है। जिस प्लान में अर्निंग कम होगी वो शेयर होल्डर क्यों पसंद करेंगे। और यही चीज हमको क्वेश्चन में सॉल्व करनी होती है। पर हमारे लिए प्लान कौन सा बेस्ट है, अगर बूम पीरियड है तो इक्विटी शेयर ज्यादा अच्छे रहते हैं, है ना। और अगर फाइनेंशियल कंडीशन मतलब जैसी है डाउन डाउन है तो आप डिवेंचर्स को इश्यू नहीं करते। अब ये देखें कैसे इसको समझते हैं। टोटल फंड हमारे पास 30-30 लाख के हैं, जो एग्जिस्टिंग फंड दिया हुआ हमें कितने का दे रखा है 30 लाख का। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, क्योंकि यहाँ डिवेंचर तो कुछ है नहीं। तो पहले प्लान में हमने एज्यूम करा कि हमारी ईबीआईटी कितनी रहेगी 4 लाख की रहेगी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है 4 लाख, तो यहाँ पे भी 4-4 लाख आ गया। सबसे पहले हमने डिवेंचरों को इंटरेस्ट देना है, तो पहले प्लान में देखो जो हमने 30 लाख के शेयर इशू किए, डिवेंचर तो कुछ है ही नहीं। दूसरे प्लान में 20 लाख के शेयर इशू किए, 10 लाख के डिवेंचरों से ले लिया। तीसरे प्लान में हमने क्या किया, 20 लाख के डिवेंचर्स लिए और 10 लाख के हमने शेयर्स किए। हमें 30 लाख की जरूरत थी। अब कंपनी को कौन से प्लान में फायदा है, सिचुएशन 1 में, 2 में, 3 में। अब हमने देखा सबसे पहले इंटरेस्ट दिया हमने, तो पहले वाले प्लान में तो कोई डिवेंचर थे नहीं, ना ही इस प्लान में डिवेंचर देखने के लिए मिल रहे हैं। तो हमने इंटरेस्ट जो दिया वो 10% दिया। 10% कितना आपका, इसमें तो 0 है तो नील आएगा इंटरेस्ट। इसमें कितना है, डिवेंचर कितने के हैं 10 लाख के, 10 लाख पे 10% का इंटरेस्ट कितना आएगा 1 लाख। यहाँ पे कितने के डिवेंचर हैं 20 लाख के, तो इंटरेस्ट कितना आएगा 2 लाख। तो अब आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, आई हट गया यानी कि इंटरेस्ट हट गया, तो अब क्या बचा ईबीटी।
ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स, तो हमने 4 लाख में से नील है तो कितना आया, 4 लाख ही आया। 4 लाख में से 1 लाख घटाया तो कितना आया, 3 लाख। 4 लाख में 2 लाख घटाया, 2 लाख। अब आपको दिख रहा है, अब सब सिचुएशन 1 में तो 4 लाख की इनकम हो रही है, इसमें 3 लाख की हो रही है, इसमें तो जितनी ज्यादा इनकम होगी टैक्स उसी पे लगेगा। तो 4 लाख पे 30% का टैक्स कितना बैठा, 1,20। इसमें 3 लाख पे जो टैक्स बैठा वो कितना बैठा हमारा 30%, 90,000। और इसमें कितना बैठा, 60। अब हमारी अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना है, 280, 210, 140। अब सर सबसे ज्यादा अर्निंग तो यहाँ दिखाई दे रही है आपको, अभी भी सिचुएशन 1 से ज्यादा अच्छी लग रही होगी। लेकिन हम देखते हैं कि अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं। जितने भी हमारे इक्विटी शेयर हैं उसको फेस वैल्यू शेयर, फेस वैल्यू कितनी है हमारी शेयर्स की, 10 रुपए, 10 रुपए से डिवाइड कर दो। अब देखो यहाँ पे पहले वाले प्लान में शेयर्स कितने हमारे पास, टोटल कैपिटल कितने की होगी, 60 लाख की हो गई। भाई 30 लाख के इक्विटी शेयर पुराने हैं, 30 लाख के नए, टोटल कितने हो गए, 60 लाख। तो हमने क्या करा, 60 लाख से इसको 60 से डिवाइड किया, 30 और 30, और यहाँ पे क्या आएगा, 60 लाख आएगा। चलिए, अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आया, 280, 210 और 140। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हमारे पास। यहाँ पे 30 लाख की कैपिटल हमने नई इश्यू की, उसको 10 रुपए से डिवाइड किया तो कितने आ गए, 3 लाख शेयर आ गए। यहाँ पे 20 लाख की तो यहाँ पे कितना आ गए, 2 लाख शेयर आ गए। और यहाँ 10 लाख की कैपिटल की तो 1 लाख शेयर आ गए। अब हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं तो अर्निंग कितनी हमारी, 280, 280 डिवाइडेड बाई 3 लाख तो आया 93 पैसा। 2,10,000 अपॉन 2 लाख करा तो कितना आ गया, 1.05। और 140 अपॉन 1 लाख शेयर किया तो 1 रुपए 40 पैसे। अब देखो थर्ड प्लान में सिचुएशन में कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं उनको सबसे ज्यादा अर्निंग मिल रहा है, यानी कि ईपीएस सबसे ज्यादा मिल रहा है, तो वो थर्ड सिचुएशन की ओर रुक कर जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारे पास इक्विटी शेयर कम है, इक्विटी शेयर जब कम होंगे तो नंबर ऑफ शेयरों पे पैसा उनको रिटर्न ज्यादा मिलेगा। और ये हमारा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल खत्म होता है। और ये ध्यान रखना बेटा, इस न्यूमेरिकल एग्जाम के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आते हैं 4 मार्क्स में। इसके बाद फिक्स कैपिटल और आपको करंट स्ट्रक्चर में बताता हूँ। अभी तक आपने पढ़ा कैपिटल स्ट्रक्चर। अब जो टॉपिक आया हमारा वो है फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल। सर फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल क्या होती है। फिक्स कैपिटल क्या होती है, जो अपना पैसा फिक्स एसेट्स पे लगाते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाते हैं, तो वहां पे बन जाती है फिक्स कैपिटल। उस चीज के लिए हमें पैसा ज्यादा चाहिए होता है। अब जैसे इफ रेफर टू द दोज एसेट्स व्हिच रिमेन द बिजनेस फॉर अ पीरियड मोर देन 1 ईयर, फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, ये कई सारे एग्जांपल हैं। भाई हमें 1 साल से ज्यादा के लिए पैसा चाहिए, 1 साल से ज्यादा के लिए हमें पैसा इन्वेस्ट करना है, तो हम फिक्स कैपिटल की ओर इंसर्ट हो जाते हैं, मतलब फिक्स कैपिटल की ओर चले जाते हैं। फिक्स कैपिटल में क्या आते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। जितनी ज्यादा लैंड होगी, बिल्डिंग, लैंड, प्लांट, मशीनरी, उस पर हमारा पैसा ज्यादा से ज्यादा लगेगा। अब उसके फैक्टर क्या अफेक्ट करते हैं बेटा, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ना ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, एक फिक्स कैपिटल और एक वर्किंग कैपिटल का। बहुत ही आसान है। क्या फैक्टर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस। भाई बिजनेस का नेचर क्या है, अगर हमारी फैक्ट्री है जहां प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो वहां पे प्लांट एंड मशीनरी पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। जब प्लांट एंड मशीनरी पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो फिक्स एसेट्स के रूप में हमारा पैसा ज्यादा से ज्यादा लगेगा। अब जैसे हमारे यहाँ लेबर ज्यादा लगती है तो लेबर ज्यादा लगेगी, तो वहां पे प्लांट फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कम होता है, मैनुअल काम ज्यादा है, तो वहां पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक पे हम ज्यादा पैसा लगाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना होता है। नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, कार का शोरूम है, पैसा ज्यादा चाहिए। और हमारा क्या कहते हैं, अब मान लेते हैं कार का शोरूम की जगह हमारा क्या कहते हैं रिपेयरिंग का शोरूम है, या वॉशिंग मशीन का, सॉरी वॉश करने का है, या सर्विस सेंटर है, तो यहाँ पे हमारा पैसा कम लगेगा अकॉर्डिंग टू कार के शोरूम से। स्केल ऑफ ऑपरेशन, स्केल ऑफ ऑपरेशन अगर हम क्या कहते हैं प्लांट एंड मशीनरी का यूज करके कर रहे हैं तो हमारा वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगानी होगी, यहाँ पे फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगी। और जहाँ पे हम लेबर को यूज करते हैं तो वहाँ पे लेबर इंसेंटिव टेक्निक यूज करते हैं। चॉइस ऑफ टेक्निक, चॉइस ऑफ टेक्निक की बात करते हैं तो यहाँ पे वही जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, प्लांट एंड मशीनरी, अगर हम ज्यादा ज्यादा प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग को यूज कर रहे हैं तब हमारा फिक्स कैपिटल ज्यादा लगता है। और जब हम लेबर को यूज करते हैं तब हमारी क्या होती है, लेबर पे ज्यादा लगता है, फिक्स कैपिटल पे हमारा पैसा कम लगता है। फिर आता है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। बेसिकली टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन देखने के लिए वहां मिलता है जहाँ पे कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इस तरह की चीजें यूज हो रही हैं। वहां पे क्या होता है, समय समय पे क्या होता है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए होता है। भाई साल भर में कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी नहीं आ गई और जो नए सॉफ्टवेयर में काम होगा वो सारी चीजें चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे हम मान लेते हैं गवर्नमेंट समय समय पे जीएसटी में चेंजेस करती रहती है, तो हमें नए नए सॉफ्टवेयर अपग्रेड कराने पड़ते हैं, तो उस कंडीशन में पुराने सॉफ्टवेयर बेकार हो जाते हैं और हमारा पैसा ज्यादा लगता है। फिर आता है ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, अगर हम बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, तो हमें ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए होती है, पैसा ज्यादा चाहिए होता है। नेक्स्ट आता है डाइवर्सिफिकेशन। अगर हम बिजनेस चेंज कर रहे हैं, अपना डाइवर्सिफाइड कर रहे हैं,
जैसे अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री से हम क्या कहते हैं केमिकल इंडस्ट्री की ओर बढ़ रहे हैं, या हम क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर कंप्यूटर कंप्यूटर का खोल रहे हैं, या हम कार का बनाने का कुछ फैक्ट्री डाल रहे हैं, तो हमको क्या कहते हैं जब डाइवर्सिफाइड करेंगे तो उसके लिए लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी अलग चाहिए होगी, उसके लिए अलग पैसा लगाना होगा, तो उसमें ज्यादा कैपिटल चाहिए हमें। फिर आता है फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव। अगर हमने हायर परचेज पे लेकर कर रखा है, उधार लेते हैं किसी से और उसका रेंटल दे के हम कर रहे हैं, तो हायर परचेज सिस्टम पे क्या होता है, आपकी गाड़ी आपकी नहीं होती, लीज फाइनेंसिंग के रूप में आपको मिल जाती है, लेकिन आपको रेंटल देना पड़ता है। लेकिन अगर आप हायर परचेज सिस्टम में नहीं जाते, खुद की गाड़ियां खरीदना चाहते हैं या खुद की प्लांट एंड मशीनरी लेना चाहते हैं, तब आपको ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है। फिर आता है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। कई बार हम कोलैब करते हैं किसी और के साथ, जैसे आपने एटीएम का एग्जांपल सुना होगा, कई जगह पे दूसरी कंपनी के एटीएम नहीं मिल पाते, तो वो दूसरी कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं हर जगह एसबीआई के एटीएम है, लेकिन एक्सिस के एटीएम नहीं पहुंच रहा है, तो एक्सिस वालों ने क्या कर दिया, एसबीआई वालों के साथ कोलैब कर लिया। फिर वो खर्चा हमें, जब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जितना ज्यादा हम इन्वेस्टमेंट करेंगे हमें उतना ज्यादा पैसा चाहिए होगा, ऐसे में हमें ज्यादा पैसा फिक्स एसेट्स के रूप में लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने कोलैब कर लिया तो रेंटल वैल्यू में पे करनी पड़ेगी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है हमारा मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब है जहां पे हम डे टू डे एक्सपेंसेस, ऑफिस के खर्चे, रिपेयर, मेंटेनेंस, सैलरी, रेंट, वेजेस, इस तरह के खर्चे कर रहे हैं, तो हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है। इट रेफर टू दैट द पार्ट ऑफ द टोटल कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड फॉर होल्डिंग करंट एसेट्स। इट मे बी आल्सो डिफाइंड और एक्सेस और करंट एसेट्स ओवर द करंट लायबिलिटी। ये भी वर्किंग कैपिटल आपने तो अकाउंट्स में पढ़ा ही होगा ना। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट्स में क्या आती है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, आपका डेप्टर्स, इन्वेंट्री, कितना आपका करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट है। ऐसी वर्किंग कैपिटल, उसकी बात करूं करंट लायबिलिटी की, क्रेडिटर्स, सप्लायर, आउटस्टैंडिंग, ये वगैरह वगैरह आते हैं। फैक्टर क्या अफेक्ट करते हैं, पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। अगर हमारा बिजनेस छोटा है तो हमें कम पैसा चाहिए, बिजनेस ज्यादा है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है। स्केल ऑफ ऑपरेशन, अब डिपेंड करता है, हम सीजनेबल बिजनेस कर रहे हैं तो सीजनल बिजनेस में हमें ज्यादा पैसा चाहिए होता है। जैसे गन्ने का सीजन है तो हमें गन्ना ज्यादा चाहिए, अगर हमारी शुगर मिल है तो हमें रॉ मटेरियल के लिए पैसा ज्यादा चाहिए होता है। फिर सीजनल फैक्टर जैसे मैंने अभी आपको बता दिए। बिजनेस का साइकिल, अगर बिजनेस साइकिल की बात करते हैं तो बिजनेस का साइकिल क्या होता है भाई, हमारा 24 मंथ से ज्यादा, 24 मंथ का अगर साइकिल है या 12 मंथ का साइकिल है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें कैपिटल चाहिए होती है। जैसे हमने 3 महीने का हम उधार दे रहे हैं या 3 महीने का उधार ले रहे हैं, तो हमारा ऑपरेटिंग साइकिल 3 महीने का हो गया। ठीक है, क्रेडिट अलाउड, हम कितने टाइम का उधार देते हैं, क्रेडिट अवेल्ड, कितना हमें क्रेडिट मिल रहा है, अवेलेबिलिटी और रॉ मटेरियल, हमारे गोदाम में रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी क्या है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी क्या है हमारी, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, लेवल ऑफ कंपटीशन, इन्फ्लेशन। ये कई सारे फैक्टर हैं जो हमारे वर्किंग कैपिटल को डिफाइन करती है। बेसिकली अगर आप देखो अवेलेबल रॉ मटेरियल की बात करूं तो रॉ मटेरियल हमारे पास जितना ज्यादा रॉ मटेरियल होगा उतनी ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, जितना कम रॉ मटेरियल होगा उतना कम चाहिए। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, अगर हमारे लेबर ज्यादा है तो हमें सैलरी ज्यादा देनी पड़ेगी, लेबर कम है तो सैलरी कम देनी पड़ेगी। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस अगर कम है तो वर्किंग कैपिटल लेस चाहिए, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस हाई है तो हायर कैपिटल चाहिए हमें। लेवल ऑफ कंपटीशन, हमारा देखते हैं कि हमारे कंपटीशन में कितने लेवल आते हैं, कौन कौन लोग आते हैं, तो उसके लिए हमें ज्यादा कैपिटल चाहिए होती है। इन्फ्लेशन भी काफी तक हमें इफेक्ट करती है। इन्फ्लेशन में क्या होता है, महंगाई बढ़ रही है तो हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, और महंगाई घट रही है तो हमें कम कैपिटल चाहिए। तो यहाँ तक आपको सर क्लियर हो गया होगा, और यहाँ पे मेरी वन शॉट वीडियो यही कंप्लीट होती है। और थैंक यू वेरी मच वीडियो को वॉच करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, वन शॉट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट बच्चों एग्जामिनेशन के लिए भी। थैंक यू।